हेलो फ्रेंड्स, बोरिस कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग बॉयस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे थे और बॉयस में आपने शायद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंस सीख लिया था कि कौन सा टेंस किस में हम कन्वर्ट कर लेते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं आप। ठीक है, तो वॉइस आपको पता है कि वॉइस होता क्या है, एक ऐसी टर्म होती है जिसमें आपको पता चलता है कि क्रिया एक्टिव है या अनएक्टिव है ना, या फिर एक्टिव में है या फिर पैसिव में है। तो आपने देखा था कि जब सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा होता है, यानी चेंजिंग हमने ये बताई थी कि जैसे एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कभी कभी डूअर होगा और कभी कभी ये नॉन डूअर होगा। नॉन डूअर होगा, ठीक है। डूअर का मतलब कार्य करेगा, है ना। नॉन डूअर का मतलब कार्य नहीं नहीं करेगा ये। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे हमने लिखा है यहाँ, माई मदर कुकड फूड। ठीक है, माई मदर कुकड फूड। जब इस तरीके से हमने सेंटेंस लिखा तो आपने देखा ये मम्मी इसमें काम करने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट कैसा है, डूअर है। दूसरा हमने इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिखा, हमने कहा था फूड वाज कुकड बाय मम्मी। मम्मी। जब इस तरीके से सेंटेंस लिखा तो इसमें जो सब्जेक्ट बना हुआ है फूड, ये कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये नॉन डूअर है, ये कोई कार्य नहीं कर रहा। कार्य करने वाला इसमें सब्जेक्ट जो है वो अलग ही टाइप का है। ठीक है, मम्मी इसमें कार्य कर रही है, तो इसका मतलब इसमें जो माई मदर लिखा हुआ सेंटेंस है ये है डूअर, और ये सब्जेक्ट कैसा है, नॉन डूअर। तो यहाँ से एक दूसरी चीज क्लियर होती है आपकी कि जब वो सब्जेक्ट डूअर हो, आपका कैसा हो, डूअर, तो वो होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है, एक्टिव वॉइस। और जब सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर हो जैसे इस तरीके का, तब वो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, दूसरी पहचान हमने आपको ये बताई थी कि ये एक प्रकार के टेंस ही होते हैं नॉर्मल, जो हम टेंस बारे पढ़ते हैं उन्हीं के पार्ट्स होते हैं सारे ये, है ना। और ये क्या होते हैं, तो आपको पता होना, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, इसमें टू बी वर्ब का यूज करते हैं आप। टू बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां पर आपको ये मिल जाए तो समझ लेना कि वो कौन सा वॉइस है बेटा, पैसिव वॉइस है। तो ये अंतर समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस में चेंजिंग करना सीखा था। जैसे आपसे पूछूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होगा, तो आप बताएंगे कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होगा वो अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चला जाता है, यानी बी फॉर्म को लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई थी शायद, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसी चैप्टर में हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस में बनाने की श्रृंखला जो होती है उसमें सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ ली थी इसकी भूमिका, तो हम आगे की सीन समझते हैं। आगे की बात करते हैं हम। जैसा कि आपको पता है कि जब आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो उस समय जो सब्जेक्ट होते हैं वो इनमें से लिखे होते हैं, है ना। या फिर किसी का नाम है, मान लीजिए किसी का नाम होता है तो नेम तो हम चेंज नहीं करते, तो नेम को हम क्या रखते हैं, लास्ट पे प्रीपोजिशन के साथ नेम ही लिख देते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें सब्जेक्टिव केस में, आपको आई मिले, वी मिले, यू मिले, ही मिले, सी मिले, दे मिले, इट मिले, या किसी का नाम मिले, तो हम कैसे चेंज कर देते हैं जब उसे ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं। ये आपने साइड प्रोनाउन की शायद डायरेक्ट में मैंने पढ़ाया था, तब आपको पढ़ाई होगी, उसी दौरान उसमें भी देख लें और यहाँ पे भी समझ लें। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है वो क्या बनता है, मी बनता है। ठीक है, मेरे साथ एक बार दोहरा दीजिए, आपको पता होगा ये सारी चीजें। वी होता है तो वी किस में चेंज हो जाता है बेटा, असमय होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यू होता है ना। यू का यू ही रहता है, और ही का क्या हो जाता है, तो हिम हो जाता है। सी का हर होता है। ठीक है, दे का देम हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से इट ही रहता है उसका, और नेम का नेम ही रहता है। नेम में कोई बदलाव नहीं करते, जैसे राधा लिखा है तो वहां पर घनश्याम नहीं करना है। आगे हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कैसे, यहाँ पर आपने देखा कि ही इज प्लेइंग चेस, वह चेस चेस खेल रहा है। अब ऐसी कंडीशन में ही यहाँ कौन सा केस है, तो आप कहेंगे सर ही सब्जेक्टिव केस है। आपको बताया जब पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो ये सब्जेक्टिव केस किस में चेंज हो जाता है, तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है। ये बात समझ में आ रही होगी। जब ही ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, उसका ही का हिम हो जाता है। तो अब जब सेंटेंस आप बनाएंगे तो इसमें क्या खेल रहा है वो, तो आप कहेंगे सर चेस। चेस को आगे उठा के लाएंगे, वही रूल्स है सारा कि जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो नॉन डूअर सब्जेक्ट है उसको आगे ले आएंगे। तो यहाँ पर आपने लिखा चेस। इज की बी फॉर्म क्या होती है, तो आप कहेंगे सर इज, जितनी भी कंटिन्यूस फॉर्म होती है वो इज के साथ अपने बीइंग लगा लेती है ना, तो आप इज लिखेंगे, चेस इज, और फिर बीइंग लिख देंगे। चेस इज बीइंग, और प्ले की कौन सी फॉर्म हो जाएगी बेटा, तो आप कहेंगे सर थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर एक प्रीपोजिशन, और उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ही का हिम बन जाता है। तो इस तरीके से आप इन्हें बदलाव करेंगे। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनमें ये किस तरीके से ये चेंज होंगी। देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि राजू हैज़ कॉल्ड हिम इन द पार्टी।
अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि राजू हैज़ कॉल्ड हिम इन द पार्टी, तो आपने देखा कि कॉल्ड किसे बुलाया उसने। देखो ऑब्जेक्ट छाटने के लिए दो चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि ये तो क्या लगाइए या किसे लगाइए। इन दो चीज़ों से आपको क्या मिलता है, तो आप कहेंगे सर इसमें ऑब्जेक्ट मिलता है। क्या से आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसे से आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन होते दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा राजू हैज कॉल्ड हिम, राजू ने किसे बुलाया, तो हिम को बुलाया। ये ऑब्जेक्टिव केस भी अभी आपने पढ़ा, किसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो आप कहेंगे सर ही का होता है। तो हिम को उठाकर आगे ले आएंगे आप, और हिम को जैसे ही आगे लाएंगे तो हिम सब्जेक्टिव केस में आकर क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर हिम का ही बनता है सब्जेक्टिव केस। तो आप लिखेंगे ही। हैज की बी फॉर्म क्या होती है, आप कहेंगे सर हैज बीन होती है, ठीक है, ही हैज बीन। और कॉल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो आप कॉल्ड ही लिख देंगे। कॉल्ड कहाँ बुलाया उसने, इन द पार्टी, इन द पार्टी। बाकी के लास्ट में आपका ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के जाएगा, तो प्रीपोजिशन एक लगाई आपने। और बाई राजू जब लिखेंगे आप, तो राजू का राजू ही रहेगा, नो चेंज, ठीक है, क्योंकि नेम को नेम ही रखते हैं। अगला सेंटेंस लिखा है कि आई वॉज टॉकिंग हिम, मैं उससे बात कर रहा था, किससे कर रहे थे, हिम से। तो हिम को उठा के फिर आगे लेके आए आप, ही बना। और ही वॉज का क्या होगा बेटा, तो वॉज बीइंग हो जाता है। बी फॉर्म क्या होती है इसकी, वॉज बीइंग। और टॉक की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो आप कहेंगे सर थर्ड फॉर्म, तो टॉक्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉक्ड। तो ही वॉज बीइंग टॉक्ड, और यहाँ पर आपने प्रीपोजिशन दी बाई, ठीक है, टॉक्ड बाय किसके द्वारा, आई के द्वारा। तो आई का इधर आके ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आप कहेंगे सर मी, ठीक है। अगला है द टीचर टीच अस इंग्लिश। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, किसे पढ़ाते हैं, तो आप कहेंगे सर हमें पढ़ाते हैं, अस लिखा है, और क्या पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। दोनों से आप इसका बना सकते हैं, लेकिन अभी हम मोस्टली जो फोकस कर रहे हैं वो प्रोनाउंस पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अस उठाकर आगे ले जाएंगे आप, तो अस ऑब्जेक्टिव केस में है, तो आगे जाकर क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर सब्जेक्टिव केस में जाकर ये वी बन जाता है। तो वी लिखा आपने, और वी के बाद टीच लिखा है। टेंस कौन सा है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें बी फॉर्म क्या लगाएंगे आप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली। तो आप इसमें लिखेंगे कि वी आर। अब इज क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए हमें प्लूरल वर्ब चाहिए। तो वी आर। टीच का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर टॉट हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वी आर टॉट इंग्लिश, है ना, ये ऑब्जेक्ट बचा आपका, वो लिख देंगे इंग्लिश, इंग्लिश। और फिर क्या लिख देंगे आप, बाई किसके द्वारा पढ़ाया गया बेटा, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपका बचा है द टीचर, इसको वहां जाकर ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय द टीचर। अगला सेंटेंस लिखा है कि सी परचेज्ड ए मोबाइल फ्रॉम मार्केट। तो उसने क्या खरीदा, आप कहेंगे सर मोबाइल खरीदा। तो इसको उठा के आगे ले आएंगे आप, तो आप लिखेंगे अ मोबाइल, ठीक है। परचेज्ड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट की पास्ट। तो आप कहेंगे सर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है सब्जेक्ट के बाद, तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, और इंडेफिनिट होता है तो उसकी बी फॉर्म होती है वॉज वर्ब। तो हमने वॉज लगा लिया, क्योंकि मोबाइल एक है। तो अ मोबाइल वॉज, और परचेज का आप क्या करेंगे, तो परचेज्ड ही रहेगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म भी वही होती है परचेज्ड, और थर्ड फॉर्म भी वही होती है, ठीक है। अ मोबाइल वाज परचेज्ड फ्रॉम मार्केट। फ्रॉम कहाँ से खरीदा गया वो आपने लिख दिया, अदर वर्ड इसमें अंदर कर दिए। और बाई किसके द्वारा, बेटा सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप कहेंगे सर सी का हर हो जाता है, तो यहाँ लिख देंगे हर। इस तरीके से ये सेंटेंस आपके बनेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कैसे सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है, कैसे ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाता है। आगे हम कहानी समझते हैं इसकी। आगे की हम बात करें तो निगेटिव सेंटेंस में आप कैसे चेंजिंग करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस से। रूल्स वही हैं, सारी चीज़ें वही हैं, बस केवल कुछ चीज़ों को फोकस करना है आपको। इसमें फोकस क्या करना है बेटा, हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके बाद नॉट लगा होता है। इसमें देखिए जरा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाया, नॉट, है ना। जब टू बी वर्ब बनाते हैं तो वो एक से कभी कभी दो पार्ट्स या तीन पार्ट्स में चली जाती हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर चीज़ को समझना कि किस तरीके से है। जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब है, वो एक वर्ड की है, यानी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब आपने देखी होगी, जैसे बिल भी है, तो दो शब्दों से मिलकर बनी है, दो वर्ड्स हैं उसके अंदर। तो ऐसे करके आप करते क्या हो, वो चाहे दो से बनी हो या तीन वर्ड से बनी हो, ठीक है, चाहे दो से बनी हो या तीन वर्ड से बनी हो, नॉट आपको हमेशा कहाँ लेना है, तो आप कहेंगे सर फर्स्ट वाले जो वर्ड है उसके तुरंत बाद लेनी है। क्या चीज़, नॉट या निगेटिव जो भी वर्ड हो, उसमें नेवर हो, नो हो, वो कहाँ लेना है आपको, एक जो वर्ड है उसके तुरंत बाद। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो इज लिखा है ना, तो आपको पता है कि इज के बाद नॉट हम लगा देंगे, पर इज बीइंग लिखा है, क्या लिखा है, इज बीइंग, तो आप नॉट कहाँ लगाएंगे बेटा, इज के बाद, एक वर्ड के बाद ही लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल, नॉट कहाँ लगेगा, इस जगह पे लग जाएगा। ऐसे ही हमने लिखा हैव बीन, तो नॉट इसमें कहाँ लगाएंगे आप,
तो आप नॉट यहाँ नहीं लगाएंगे, आप कहाँ लगाएंगे, हैव और बीन दो से बनी है तो हम बीच में लगाएंगे पहली वाली जो वर्ड होता है उसके तुरंत बाद, क्योंकि मेन हेल्पिंग वर्ब है वो यही है। ठीक है, ये तो आपकी बी फॉर्म है, आपने बनाई है इसलिए इससे पहले ही लगा देंगे। अगला जैसे मान लो 3 वर्ड्स की है, मैंने लिखा विल हैव विन, अब आपको कहाँ लगानी है, तो आप कहेंगे सर मैन तो ये वाली है, फ्यूचर जैसे डिनोट करता है, तो नॉट आप यहीं पर लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब सेंटेंस आप नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें बी फॉर्म बनती है। और आपको बताया कि जब 3 वर्ड से बनी हो या 4 से हो, 4 से तो नहीं है कोई, वैसे 3 तक होती है, तो आपने देखा होगा कि पहले वाले वर्ड के तुरंत बाद ही क्या लगाते हैं, हम नॉट लगा देते हैं, नेगेटिव वर्ड्स वहीं लगाते हैं। ये क्लियर हुआ। तो अब एग्जाम्पल के लिए आपको रूल्स लिखा हुआ है कि नेगेटिव में क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट लिखा है, टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगी। आपको पता है इन पर स्टार पॉइंट क्यों बनाता है, अकॉर्डिंग टू टेंस ये दोनों चीजें चलती हैं, बाकी के ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हैं। इनको चेंज करने पर आप क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को नया सब्जेक्ट बनाते हैं, ये आपने कल भी समझा था। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं आप, न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं। और इस हेल्पिंग वर्ब को आप किस में चेंज करते हैं, तो आप कहेंगे सर टू बी वर्ब में हम चेंज कर लेते हैं। किसको, हेल्पिंग वर्ब को, है ना। अब ये नॉट रही, नॉट किसके आधार पर, नॉट सेंटेंस में आपको मिलेगी तो आप नॉट खुद लगा देंगे, लेकिन नॉट कैसे लगाएंगे वो मैंने बता दिया आपको कि हेल्पिंग वर्ब अगर 2 वर्ड्स की है तो पहले वाले वर्ड्स के बाद, 3 वर्ड्स की है तब भी पहले वर्ड के बाद लगेगा। और मेन वर्ब का क्या करते हैं आप, तो मेन वर्ब का पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं आप, थर्ड फॉर्म, वहां कोई भी हो, आईएनजी हो, कुछ भी हो, आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे ना। और उसके बाद जो अदर वर्ड्स बने बच्चे होंगे या कॉम्प्लीमेंट होगा वो इस जगह रख देंगे, उसके बाद प्रीपोजिशन लगाकर इस सब्जेक्ट को वहां ले जाकर क्या बनाएंगे आप, यहाँ ले जाकर उसे न्यू ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये क्लियर हुआ है ना। एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है कि आई डू नॉट लाइक पिंक कलर, मुझे पिंक कलर पसंद नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस पिंक कलर क्या पसंद नहीं है, तो आप आंसर मिला पिंक कलर, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसको उठा के कहाँ ले आए आगे। तो हमने लिखा कि पिंक कलर डू नॉट लिखा है, तो डू की जो बी फॉर्म बनती है वो क्या बनती है, इज एम आर, तो उसमें से पिंक कलर एक ही है तो इज बना लिया हमने इज, और इसके बाद हमने नॉट लिखा क्योंकि इसमें लिखा था इज नॉट। लाइक का क्या करेंगे आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लाइक्ड हो जाएगा, लाइक्ड, उसके बाद आप प्रीपोजिशन लगाएंगे और किसके द्वारा, आई का कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव, तो बाई के बाद मी लिख देंगे, आई का मी होता है, इस तरीके से आप बनाएंगे। नेक्स्ट एक और सेंटेंस आपने देखा, मैंने लिखा कि राधा इज buying some toys, ठीक है, राधा कुछ खिलौने खरीद रही है। अब इस सेंटेंस में आपने देखा क्या खरीद रही है, तो आप कहेंगे सर सम टॉयज, इसको उठा के आगे रखा, मैंने सब्जेक्ट बनाया, मैंने लिखा कि सम टॉयज। बेटा इसकी बी फॉर्म क्या होती है, तो आप कहेंगे इज बीइंग होती है, आर बीइंग होती है और एम बीइंग होती है, तो इनमें से कौन सा, कुछ खिलौने, खिलौना एक तो नहीं है, कई सारे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आर लगाएंगे आप, ठीक है, आर और बीइंग ना, लेकिन यहाँ पर एक नॉट लगा लो बेटा, है ना, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा नॉट। तो हमने लिखा आर और आर के बाद मुझे बीइंग मैंने लिखा, अब नॉट कहाँ लगेगा, तो इसके बीच में, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि बी फॉर्म में चेंज कर लो, नॉट आप लास्ट में लगाएं। नॉट हमेशा कहाँ आता है कि जो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होती है उनके पहले वाले शब्द के बाद। तो यहाँ आपने लिखा कि सम टॉयज आर नॉट बीइंग, बाई का क्या कर देंगे आप, बॉट कर देंगे क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, बॉट बाई किसके द्वारा, तो आप कहेंगे राधा, भाई राधा लिख देंगे। ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम कुछ इंटेरोगेटिव में बदलाव समझ लेते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। आपके सामने हम बात करते हैं जरा इंटेरोगेटिव सेकंड की। इंटेरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड दो सेंटेंस होते हैं। अगर हम इंटेरोगेटिव फर्स्ट की बात करें तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या होता है और सेकंड क्या होता है ये आपको पता है। इंटेरोगेटिव फर्स्ट वो होते हैं जिनका जवाब आप केवल हाँ या ना में दे सकते हैं, यस नो टाइप जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, या फिर टू कन्फर्म सेंटेंस बोलते हैं। जबकि इंटेरोगेटिव सेकंड जो होते हैं वो सेंटेंस होते हैं जिनके जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जैसे मैं दो सवाल आपसे पूछे, मैंने आपसे कहा कि क्या आप खान सर को जानते हैं, तो आप क्या कहेंगे सर, हाँ या ना में जवाब दे देंगे। अगर जानते हैं तो हाँ कहेंगे, नहीं जानते हैं तो ना कहेंगे। बट मैंने आपसे पूछा कि खान सर कौन है ना, तो आप मेरा जवाब हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे, यहाँ पर उनके बारे में कुछ बताना पड़ेगा। तो इसीलिए इंटेरोगेटिव सेकंड को टू गेट इन्फॉर्मेशन सेंटेंस कहा जाता है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में इसमें क्या होता है बेटा कि हेल्पिंग वर्ब आगे दे रखी होती है, क्वेश्चन वर्ड नहीं होता। तो हेल्पिंग वर्ब ही आपको क्या करना है, बी फॉर्म में चेंज कर देनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर डिड देखा, तो डिड की हमें बी फॉर्म याद आएगी, और बी फॉर्म क्या होती है, डिड होता है वॉज वर्ब में चेंज। तो हमने यहाँ पर
प्रिया है, प्रिया फिनिश हर टास्क के हिसाब से, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसी के हिसाब से तो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो आके सब्जेक्ट बनेगा। तो हमने वॉज या वर में से कौन सी रखे हैं, तो टास्क सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या रखा जाएगा, वॉज के बाद हमने लिखना शुरू किया वॉज हर टास्क, और तो कोई बदलाव नहीं, ठीक है, वॉज हर टास्क, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, वॉज हर टास्क, फिनिश की कौन सी बी फॉर्म आपको लेनी है, थर्ड फॉर्म लेनी है, तो आप लिख देंगे फिनिश्ड, आप ऑलरेडी बी फॉर्म यूज कर चुके हो, दोबारा नहीं लेनी है, ठीक है, फिनिश्ड प्रॉपरली, ये एडवर्ब हो गया उसका, एक्स्ट्रा जो वर्ड दे रखा था उसने, प्रॉपरली, और बचा कौन बेटा, बाई प्रिया, इस तरीके से आप कर देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वाज हर वर्क फिनिश्ड प्रॉपरली बाई प्रिया। अगला सेंटेंस है कि हैव यू टेकन माई कार टुडे, ना, क्या आप मेरी कार ले गए थे आज, ले गए हो आज, तो पूछा किसी ने, तो अब आप क्या करेंगे, हैव की बी फॉर्म आपको चाहिए, और आपको पता है कि हैव की बी फॉर्म हैव बीन होती है। फिर वही बात आ गई कि जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब कंपाउंड हो जाए, यानी एक वर्ड से काम ना चले, उसमें और भी वर्ड जुड़े हों, तो ऐसी कंडीशन में हम पहले वर्ड के बाद ही जो भी कुछ चेंज करते हैं वो करेंगे। तो इसमें जब हैव बीन में चेंज हुआ, तो हमने अब यहाँ पर देखो माई कार ऑब्जेक्ट है इसका, क्या लेके गए थे, मेरी कार, तो माई कार इसका ऑब्जेक्ट है, तो सिंगुलर है, तो हैव से काम नहीं चलेगा, किससे चलेगा बेटा, हैज बीन, ये इसकी बी फॉर्म हो गई। तो पहला वाला पार्ट तो आगे रखते हैं हम, और सेकंड पार्ट जो इसका होता है, सेकंड या थर्ड, हम वो सब कहाँ रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद में। ये आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस में अन्य चीज़ों में सीखे भी होंगे। तो माई कार को हमने इसमें लिख देंगे हम माई कार। तो ध्यान रखना इस बी फॉर्म का मतलब पहला पार्ट आगे रहता है, बाकी का पीछे रहता है। तो हमने लिखा हैज़ माई कार बीन, और टेकन की थर्ड फॉर्म भी टेकन ही होती है, तो टेक टुक टेकन, है ना, तो टेकन आपने लिखा टेकन टुडे बाई, और आपको पता है कि यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू ही होता है, इस तरीके से आप लिख देंगे। तो हैज़ माई कार बीन टेकन टुडे बाई यू, इस तरीके से इनको करते हैं आप। अगर चाहे इनका एक रूल्स भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ये बनाते हैं आप, तो एक मिनट इसका इसे नोट करिए, आगे हम देखते हैं रूल्स। आपके सामने रूल लिखा हुआ है, अगर यहाँ से, ठीक है, अभी इनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो रूल दिखाई है इंटरोगेटिव फर्स्ट का है। हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे आपको पता है कि इंटरोगेटिव फर्स्ट में सबसे पहले टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, सब्जेक्ट मिलेगा, फिर उसका मेन वर्ब होगा, फिर उसका ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा, इस तरीके से आपको इस क्रम में मिलेंगे। आपको पता है कि आप सबसे पहले शुरुआत जब हम करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम किस में चेंज करते हैं, टू बी वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको लिखते हैं। जैसे हैव बीन बनी थी तो हैव आपने आगे लिखा था, रिमेनिंग पार्ट सब्जेक्ट के बाद लिखा था। तो यही करना है आपको कि टू बी वर्ब का फर्स्ट पार्ट आपने लिखा, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो कौन बनेगा, तो ये वाला ऑब्जेक्ट उठकर यहाँ के क्या बनेगा बेटा, सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब रिमेनिंग पार्ट अगर है तब तो सही है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं है, ये स्टार पॉइंट बना इसीलिए। अगर किसी हेल्पिंग वर्ब का जैसे बिल हैव बीन है, इतनी बड़ी है, तो आपने बिल तो आगे लिखा, हैव बीन कहाँ लिखेंगे, इस वाली जगह पे सब्जेक्ट के बाद। ये बात ध्यान रखना बेटा, ये रिमेनिंग पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब का, लिखना चाहो तो यहाँ लिखते हैं आप, और अगर नहीं है तो आप जरूरी नहीं कि जबरदस्ती लगाओगे, ढूंढोगे कि नहीं, ठीक है। और मेन वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म आप यू लगा देते हैं, क्या लगाते हैं आप, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स होते हैं इनको लिख देते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद इस सब्जेक्ट को उठाकर हम क्या बना लेते हैं, अपना न्यू ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो आपने एग्जाम्पल भी देखा था इसी तरीके से, ये सेम था, तो इसके ऊपर रूल्स नोट कर देना, उसके बाद वो एग्जाम्पल नोट कर लेना आप। और मुझे पता है, उम्मीद करते हैं कि आप नोट्स बना रहे होंगे विधिवत, है ना। जब भी आप पढ़ा करें तो सामने वीडियो रखें, और आप अब तो आपको पता भी है कि यूपी बोर्ड में हाई स्कूल की परीक्षा तो रद्द कर दी है, इंटरमीडिएट की परीक्षा होना है, तो पढ़ोगे तो आपको फायदा भी मिलेगा। अब उसमें कह दिया गया कि पेपर केवल 2 घंटे में करवाएंगे और केवल 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना। अब वो क्वेश्चन कहीं से भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं 3, ठीक है, कौन से भी टाइप के हो सकते हैं, तो इसलिए पढ़ना तो जरूरी है। तो साथ साथ जानकारी भी जरूरी है, ये अभी आप कर लोगे तो आगे आने वाली परीक्षा में बैठोगे, जब भी आप एयरफोर्स या नेवी, इंटर के बाद जिसमें भी बैठते हो, तो उनमें आइए काम आएंगे। तो इसलिए पढ़ते चलिए, ये मत सोचिए कि नहीं 3 ही क्वेश्चन है या 2 ही क्वेश्चन है तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, पढ़ना तो जरूरी है, आप पढ़ते रहिए लगातार। तो ये उम्मीद करता हूँ ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा इंटरोगेटिव फर्स्ट का। बात करते हैं हम जरा इंटरोगेटिव सेकंड पे। टेक योर टाइम प्लीज, प्लीज नोट डाउन। आपके सामने यहाँ पर अब लिखा हुआ है इंटरोगेटिव सेकंड का अगला रूल। अगला रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपको पता है कि इसके अंदर क्वेश्चन वर्ड मिलते हैं, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इनको हम जब चेंजेस करते हैं तो आपको पता है क्वेश्चन वर्ड ही रहेगा, नो चेंज। केवल एक क्वेश्चन वर्ड में चेंज हुआ, हु का क्या हो जाता है बेटा, टू हुम। ये बात ध्यान रखना, बाकी के सब सेम रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हु का क्या कर देते हैं आप, टू होम कर देते हैं, लेकिन होम मिले तो आप हु में चेंज कर लीजिए, है ना। नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझ लेना कि अगर आपको होम मिलता है तो किस में कन्वर्ट करते हैं आप, हु में, और जब हु मिले तो टू होम में, ये अंतर है।
तो क्वेश्चन वर्ड जैसे भी, जैसे वॉट लिखा है तो आप वॉट लिख देंगे, वैन लिखा है तो वैन लिख देंगे, वेयर लिखा है तो वेयर लिख देंगे, बट आपको अगर हु लिखा है तो क्या लिख देंगे आप, टू होम में चेंज करेंगे, और अगर होम मिल रहा है तो किस में कर देंगे, हु में चेंज कर देंगे। ये क्वेश्चन वर्ड दो ऐसे हैं जो इन्हें चेंज करते हैं, बाकी के सेम रखते हैं। तो इसके अलावा जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसका क्या लगाएंगे आप, टू बी वर्ब लगाएंगे, इसकी टू बी वर्ब ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो भी है, डिड की, इज, एम, आर, एस, सॉरी, वॉज वर्ब, जैसा भी होगा उस तरीके से। उसके अलावा जो यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट उठकर न्यू सब्जेक्ट का रोल निभाएगा, है ना। और उसके बाद जो मेन वर्ब लिखा है उसका कौन सा फॉर्म लेना है आपको, थर्ड फॉर्म। यहाँ कोई भी स्टार पॉइंट बना है, इसका मतलब कोई सी भी हो सकती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो सकती है, वर्ब की जो भी फॉर्म हो, आपको कौन सी लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स हैं उनको हम फिल कर देंगे यहाँ पर, और प्रीपोजिशन उसके बाद इस सब्जेक्ट को वहाँ का न्यू ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये तो इस तरीके से इंटरोगेटिव में चेंजेस करेंगे। दूसरा पॉइंट आपसे ये कहना है हमारा कि ये यहाँ लिखा है कि व्हाट, विच, हु, तीन चीजें लिखी हुई है, तीन सब्जेक्ट, तीन क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे हैं, इज यूज्ड एज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की भांति यूज होते हैं। अभी इनमें एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा कि हु रोट रामायण, तो वहां पर हु जो है वो एज सब्जेक्ट काम करता है। इसी तरीके से मैंने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो वहां पर जो ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये किसके सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट भी होते हैं, और ये क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम कार्य करवाते हैं, लेकिन लास्ट रूप में वो ऑब्जेक्ट उठकर क्या बनता है, कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट, इसलिए उसे हम कह रहे हैं कि वहाँ सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं। ये बात तय है। और ये रूल भी आपको क्लियर, सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जैसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है कि व्हाई आर यू डूइंग दिस जॉब। अब यहाँ पर पहला ये क्वेश्चन वर्ड है। अब क्वेश्चन वर्ड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल चेंज तो करना होता है बेटा। हु मिलता है अगर परीक्षा में कहीं हु, तो वो बाई हुम या फिर टू हुम में चेंज करते हैं, और हु जो हुम जो होता है वो हु में चेंज हो जाता है ना। इसमें भी कंडीशन है कब बाई हुम में करेंगे और कब टू हुम में करेंगे, वो एग्जांपल में आप देखेंगे। तो पहला सेंटेंस जैसे वाई लिखा, तो इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना, आपने वाई लिख दिया। उसके बाद आर की आपको बी फॉर्म लेनी होती है, रूल्स के मुताबिक देखेंगे आप। तो आर की बी फॉर्म क्या होती है, आर बीइंग, इज बीइंग, एम बीइंग। तो यहाँ पर देखो दिस जॉब लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार आप क्या लें, इज या फिर आर बीइंग, कौन सी लेंगे। तो आप कहेंगे सर दिस जॉब एक की बात कर रहा है और एक की बात कर रहा है, तो इज बीइंग सही रहेगा। तो हमने इस तो लिखा, आपको पता है फर्स्ट पार्ट तो लिखते हैं, लास्ट वाला पार्ट जो होता है थोड़ी दूर लिख देते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी लिखना है। दिस जॉब आप यहाँ लिख देंगे, दिस जॉब, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखा कि वाई इज दिस जॉब बीइंग, ठीक है। ध्यान रखना कि इसमें इज को आगे लिया और जो रिमेनिंग पार्ट है वो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो वाई इज दिस जॉब बीइंग, डूइंग का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म डन, डन, और उसके बाद किसके द्वारा की गई, तो डन बाई यू, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, और तो कुछ नहीं बचा, है ना। तो ये बना आपका व्हाई इज दिस जॉब बीइंग डन बाई यू। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि वेयर डिड सी गेट माई पेन, उसे मेरा पेन कहाँ मिला। तो वेयर से कोई मतलब, तो आप कहेंगे सर नो चेंज, इसमें तो कोई चेंज नहीं करेंगे, आप लिखेंगे वेयर। और डिड की बी फॉर्म ढूंढनी है, तो बाज और वर इनमें से कोई लेंगे। तो पेन एक ही सिंगुलर है, तो आपने वॉज लगाया कि वेयर वॉज माई पेन, आपने ऑब्जेक्ट उठा के आगे लगाया। गेट की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे गॉट, या गॉटेड भी होती है, गॉटन, ठीक है। तो वेयर वॉज माई पेन गॉट, और तो कुछ नहीं बचा, तो इसमें वाई, सी का क्या करेंगे आप, सी का हर बना देंगे लास्ट में, ऑब्जेक्टिव केस। अगला सेंटेंस है कि व्हेन वाज द टीचर टीचिंग द स्टूडेंट्स, इसमें हाँ जी, तो इसमें आ जाइए, आप लिखेंगे कि व्हेन, वॉज की बी फॉर्म क्या होती है, तो वॉज बीइंग और वर बीइंग, इनमें से एक लेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो आप यहाँ पर वर लेंगे, ठीक है, वर, और उसके बाद द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, और इसका रिमेनिंग पार्ट जो बचा बीइंग, उसे लगाएंगे। तो आपने लिखा कि व्हेन वर द स्टूडेंट्स बीइंग टीचिंग का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर थर्ड फॉर्म होगी, तो हमने टॉट लिखा, टॉट, और बच्चा कौन, अब केवल ऑब्जेक्ट जो इधर बाय द टीचर आप बनेगा, बाय द टीचर। इस तरीके से ये इंटेरोगेटिव सेकंड जो है उसके आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हो। तो रूल्स वही है, सेम कंडीशन है, बस वो जो भी चीज़ बदलाव है वो सारे वही है, कोई भी इसमें ऐसा कुछ विशेष बदलाव नहीं है। तो केवल बस ध्यान रखना है आपको कि कौन सी चीज़ किसके बाद यूज़ करनी है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे की कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। और अगले आपने देखा, मैंने लिखा था कि वॉट, विच, हु, इनको हम यूज सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, और हु का टू हुम, बाई हुम कैसे करते हैं इसको हम देखेंगे।